जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूर्ति के नियम पर। इससे पहले हमने पूर्ति की अवधारणा को समझ लिया है और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा कर ली है। अब यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो पूर्ति की अवधारणा का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है बाजार में, उसी के साथ साथ जो उत्पादक होता है वह भी पूर्ति की मात्रा बढ़ाता जाता है मतलब कि कीमत भी बढ़ रही है और पूर्ति भी बढ़ रही है। दोनों एक ही दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं, एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो ये क्या है, पूर्ति का नियम भी एक प्रवृत्ति का घोतक है। जिस प्रकार से हमने मांग के नियम को समझा था कि मांग का नियम भी मांग और वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति बताता है कि किस दिशा में जा रही है, ठीक उसी प्रकार पूर्ति का नियम भी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति की दिशा बताता है। दिशा किस दिशा में जा रही है मतलब कि किस दिशा में ये गमन कर रहे हैं। जैसे कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। और मांग के नियम में क्या होता है कि कीमत बढ़ती है, मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसका कॉन्सेप्ट हम इस प्रकार से समझते हैं। मान के चलिए ऊपर जैसे दिल्ली है, यदि भारत के नक्शे में हम देखते हैं तो दिल्ली ऊपर की तरफ है और सबसे नीचे है चेन्नई। ये दो शहर हैं। अब यदि पूर्ति का हम देखें तो जैसे कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति, ये दो क्या हैं, दो व्यक्ति हैं। अब यदि कीमत कहती है कि मैं दिल्ली जाऊंगा मतलब कि ऊपर की तरफ जाना है मुझे, तो पूर्ति भी क्या कहेगी, भाई मुझे भी ऊपर ही चलना है, नीचे नहीं जाना है। यदि कीमत दिल्ली जा रही है तो पूर्ति भी दिल्ली जाएगी, और यदि कीमत चेन्नई की तरफ जाएगी मतलब कि कम होगी तो पूर्ति भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। मतलब कि पूर्ति की मात्रा कीमत पर निर्भर है। कीमत अधिक होगी तो पूर्ति अधिक होगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। अब नियम जो है वो इसी संबंध को बताता है। कौन से संबंध को, जो वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में है। अब देखिए इसकी परिभाषा पर बात कर लें। ये तो हमने सिंपल सा अर्थ समझ लिया। अब जैसे यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्ति के नियम की व्याख्या कीजिए, तो हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे। या तो हम एक अर्थ लिख सकते हैं या एक छोटा सा परिचय लिख सकते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहा जाता है। जो हमने यहाँ पर समझ लिया है, वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत के बीच जो संबंध है, कौन सा संबंध, कि भाई तुम दिल्ली जा रहे हो तो मैं भी दिल्ली चलूंगा, तुम चेन्नई जा रहे हो तो मैं भी चेन्नई चलूंगा। ये सीधा सा संबंध है और इसी संबंध को पूर्ति का नियम कहते हैं। अब चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या लिखनी है हमें, अन्य बातों के यथा स्थिर रहने पर। अब ये जो अन्य बातें हैं इन पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। इनके यथा स्थिर रहने पर मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, अन्य बातों में कोई परिवर्तन ना हो, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर भी उसकी जो पूर्ति है उसमें कमी हो जाती है। जो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कीमत यदि ऊपर जाएगी तो पूर्ति भी ऊपर जाएगी, और कीमत यदि नीचे आएगी तो पूर्ति भी नीचे आएगी। वही विश्लेषण हमें परिभाषा में कर देना है कि अन्य बातों की यथा स्थिर रहने पर किसी वस्तु या सेवा की, यहाँ पर वस्तु और सेवा दोनों का ही जिक्र है, क्योंकि पूर्ति दोनों की होती है। उत्पादक के द्वारा ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और सेवाओं का निर्माण भी किया जाता है। एक सेवा क्षेत्र अलग से भी है जो कि सेवाओं का निर्माण करता है, केवल सेवाएं प्रोवाइड कराता है। तो उसको वो भी क्या कर रहा है, एक उत्पादन कर रहा है सेवाओं का, तो वो भी पूर्ति करता है, तो उसका भी जिक्र यहाँ पर है। तो दोनों को हमें साथ में लेकर चलना है। क्या, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में यदि वृद्धि होने पर वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब ये वृद्धि क्यों हो जाती है, क्योंकि ये सीधा कॉन्सेप्ट हमने समझ रखा है किसमें, पूर्ति में, कि भाई जितना अधिक लाभ होगा उतनी अधिक पूर्ति होगी। तो वृद्धि होगी सेवाओं की कीमतों में तो पूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, और यदि कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी हो जाती है। यही इसमें परिभाषा में हमें लिख देना है। अब पूर्ति का जो नियम है ये क्या बता रहा है, पूर्ति और वस्तु की कीमत में सीधे संबंध को बता रहा है। सीधा संबंध जिस पर हमने चर्चा कर ली है कि भाई जिधर तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
आप ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरी दिशा में जाओगे और मैं दूसरी दिशा में जाऊंगा, मतलब कि कीमत यदि बढ़ रही है तो पूर्ति कम नहीं होगी, उसके साथ बढ़ेगी, तो पूर्ति भी उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में कीमत जाएगी। अब इसे ग्राफ पर यदि हम समझें तो जिस प्रकार से हमने पूर्ति का ग्राफ समझा था, ठीक इसी प्रकार से इस नियम का भी ग्राफ बनता है, क्योंकि पूर्ति के संबंध को ही ये व्यक्त करता है, तो ग्राफ हमेशा सेम ही रहेगा। इसे हम एस से प्रेजेंट कर देते हैं, ओ एस से। एक्स एक्सिस पर हम वस्तु की पूर्ति या उसकी मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें गौर ये करना है, सिर्फ बाकी जो हमने समझ लिया है वो ही हम ग्राफ पर बता रहे हैं कि कीमत बढ़ रही है, मतलब कि जो एरो हमें दिखाना है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और पूर्ति बढ़ेगी किस तरफ, एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरफ जाएंगे, मतलब कि दाएं तरफ जाएंगे तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो कीमत, जो वस्तु की कीमत है उसमें वृद्धि होगी। अब इसे ग्राफ पर प्रेजेंट करें, मान लीजिए यहाँ कोई कीमत है और उस कीमत पर यहाँ पर पूर्ति हो रही है, इन दोनों बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो ये इस प्रकार से मिल जाएंगे। इसे हम मान लेते हैं P से प्रेजेंट कर देते हैं कि ये कीमत है जिस कीमत पर कि इतनी मात्रा की पूर्ति हो रही है, वस्तु की इतनी इकाइयां बाजार में बिक्री के लिए भेजी जा रही हैं। अब क्या करना है, अब हमें ये नियम समझना है कि कीमत में यदि वृद्धि होगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि कीमत यदि दहली जाएगी तो पूर्ति भी दहली की तरफ जाएगी। अब मान लीजिए ये कीमत यहाँ पर थी, यहाँ से बढ़कर यहाँ से बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि बढ़ रही है, तो यहाँ आ गई है। यहाँ पर आने से पूर्ति की मात्रा भी क्या होगी, फिर साथ में चलेगी, बढ़ेगी उसी के पैरेलल। तो ये मान के चलिए जहाँ पर ये टच करती है इस ग्राफ पर, उसके नीचे क्या हो जाएगी, फिर पूर्ति की मात्रा हो जाएगी। ये जैसे यहाँ पर Q था, ये हो गया Q1, और ये यहाँ पर P था, ये हो गया P1। कीमत बढ़कर P1 हो गई है, तो वस्तु की जो पूर्ति है वो भी बढ़ गई है, Q से कितनी हो गई है, Q1 हो गई है। ये क्या है, ग्राफ हमें प्रदर्शित कर रहा है, नियम को बता रहा है। सीधा सीधा मतलब है इसका, यदि इस तरफ आ रहा है जीरो की तरफ, मतलब कि कीमत कम हो रही है, कीमत के साथ साथ पूर्ति की मात्रा भी कम हो रही है, और यदि इस तरफ जा रहा है मतलब कि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बस यही नियम इसकी व्याख्या करता है। अब इसकी मान्यताएं देखें तो मान्यताएं जो होती हैं वह हर नियम की कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं जिस पर कि एक नियम टिका हुआ हो रहता है। कुछ चीज़ें रहती हैं जिन्हें हमें स्थिर रखना होता है, यदि उन्हें हम स्थिर नहीं रखेंगे तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें स्थिर मान के चलना पड़ेंगी। तो पहला है क्रेता एवं विक्रेता की आय। दोनों व्यक्तियों की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यदि इनकी आय में परिवर्तन होगा तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। देखिए यदि विक्रेता की आय में परिवर्तन होगा तो कीमत बढ़े या ना बढ़े वस्तु की, फिर भी वह उत्पादन अधिक मात्रा में करेगा। तो यहाँ पर कीमत और जो वस्तु की पूर्ति है उससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्ति किसके कारण बढ़ रही है, विक्रेता की आय में। विक्रेता कौन, जो उत्पादक है। और यदि क्रेता की आय बढ़ जाती है तो भी, जैसे मान लीजिए उसकी आय 1000 रुपये है, पहले वह 100 रुपये की कोई वस्तु है जिसे वह नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन आय बढ़कर 2000 रुपये हो जाती है तो फिर वह 100 रुपये की वस्तु भी खरीदने लगेगा। अब ये खरीदने लगेगा मतलब कि पहले जो 100 रुपये वह खर्च नहीं कर पा रहा था, अब खर्च करने लगा है। खर्च करने लगा है मतलब कि वस्तु की मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये जो पूर्ति बढ़ी है किसके कारण बढ़ी है, क्रेता की। क्रेता मतलब कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण। तो कब ये नियम लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए दोनों की आय हमें कैसी मान के चलनी है, स्थिर। इसके बाद देखिए क्रेता एवं विक्रेता की रुचि तथा स्वभाव भी स्थिर हों। रुचि तथा स्वभाव स्थिर होंगे। जैसे कि हमने मांग के नियम में देखा था कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी है ये। मांग को किस प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कोई ओल्ड फैशन का कपड़ा है, पुराने डिजाइन का कपड़ा है, उसकी मांग गिर जाती है धीरे धीरे, क्योंकि बाजार में नई डिजाइन के कपड़े आ जाते हैं, तो इससे भी परिवर्तित हो जाता है, तो पूर्ति भी इससे प्रभावित होती है। यदि इन दोनों की जो है विक्रेता की और क्रेता की रुचियां परिवर्तित हो जाती हैं, विक्रेता ये सोचता है कि नहीं मुझे इस वस्तु का निर्माण नहीं करना, तो इससे उसकी पूर्ति तो बंद हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। तो ये कीमत और पूर्ति का कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर किसका संबंध है, रुचि का। इसलिए इसको भी स्थिर मान के चलना है। उसके बाद देखिए उत्पादन के साधनों की कीमत भी कैसी हो, स्थिर हो।
उत्पादन के जो साधन होते हैं जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये 5 साधन हमने समझे हुए हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण में इन 5 साधनों का सहयोग रहता है। अब सहयोग के बाद ही वस्तु का निर्माण होता है और इन साधनों की जो लागत होती है और उसकी लागत के साथ साथ उत्पादक जो होता है अपना लाभ जोड़कर वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर श्रम प्लस पूंजी सब कुछ मिलाकर वस्तु की लागत कितनी आ रही है, 50 रुपये आ रही है, और बाकी के जो साधन है सभी को मिलाकर। अब ये तो वस्तु की लागत हो गई, मान के चलिए 50 रुपये आ रही है, तो उसकी कीमत यदि भाई निर्धारित करेगा तो इसमें लाभ भी जोड़ेगा। अब मान के चलिए भाई 15 रुपये इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के चल रहा है। अब प्रॉफिट जोड़ के चलेगा तो उसकी जो टोटल कीमत निकलेगी वस्तु की भाई कितनी हो जाएगी, 65 रुपये। अब ये 65 रुपये की एक वस्तु उसकी बिक रही है, उसकी लागत कितनी है, 50 रुपये, लाभ कितना जोड़ रहा है, 15 रुपये। अब यदि कीमतों में परिवर्तन हो जाता है साधनों की, मान लीजिए कीमतें बढ़ जाती हैं, पहले से वस्तु बिक रही है 65 रुपये की, अब इसमें यदि वृद्धि हो जाएगी तो कीमत बढ़ के यहाँ जैसे मान लीजिए इसकी ही 60 रुपये हो जाती है, साधनों की लागत ही उसकी 60 हो जाती है, और 15 जोड़ेगा वह प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा फिर 75, तो कीमत में परिवर्तन हो जाएगा। अब मांग का नियम यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लगती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर काम करेगा कि भाई साधनों की कीमतों में वृद्धि होगी तब तो क्या होगा, लागतें बढ़ जाएंगी, और लागतें बढ़ने से उत्पादक को लाभ कम होने लगते हैं, लाभ कम होने लगते हैं तो वह पूर्ति कम मात्रा में करेगा, तब ये नियम लागू नहीं होगा। तो इसको भी हमें क्या मान के चलना पड़ेगा, स्थिर मान के चलना पड़ेगा। कैसे, देखिए मांग का कॉन्सेप्ट जो हमने समझ लिया है, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो समान गमन कर रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मांग और जो वस्तु की कीमत है भाई विपरीत दिशा में जाती है, ये भी हम समझ चुके हैं। यदि देखिए अब जैसे 65 रुपये की पहले से चीज बिक रही है बाजार में और कीमत बढ़ के 75 रुपये हो जाए तो डेफिनेटली उसकी जो मांग है वह प्रभावित होगी, मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो उत्पादकों को लाभ कम होगा। तो यहाँ पर जो लाभ पहले 15 रुपये हो रहा था, अब मान के चलिए 60 रुपये उसकी लागत हो जाती है और 65 रुपये की वह वस्तु को बेचता है, तो फिर लाभ कितना बचेगा, सिर्फ 5 रुपये। पहले 15 हो रहा था, अब कितना बचा है, 5। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसीलिए इसको स्थिर मान के चलना है। चौथा है कीमत में कम परिवर्तन पर भी पूर्ति में परिवर्तन होना चाहिए। ये भी मांग के नियम का एक क्या है, आधार है या फिर मान्यता है कि ये होना जरूरी है। कीमत में मान लीजिए यदि 0.5% का भी परिवर्तन होता है, जैसे कीमत जैसे 5 रुपये है तो फिर बढ़ के 5 रुपये 50 पैसे हो जाती है, मतलब कि आधा रुपये यदि बढ़ गया है तो भी उत्पादक को लाभ होता है, क्योंकि उत्पादक तो बड़ी संख्या में उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए वह 1000 इकाइयों का उत्पादन करता है, 1000 पे यदि 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचता है तो 5000 होता है, और फिर 5 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई से बेचेगा तो 5500 रुपये हो जाएगा, तो भी उसका लाभ बढ़ेगा। तो थोड़े से परिवर्तन पे भी पूर्ति परिवर्तित होनी चाहिए। तो उत्पादक क्या सोचेगा कि भाई अभी अपन 1000 इकाइयों का पूर्ति कर रहे थे, अब 2000 इकाइयों की पूर्ति करो ताकि और अधिक लाभ हो। कितना लाभ अधिक होगा, 1000 रुपये, जैसे 10-10 तो ये हो जाएगा और 5-5 तो ये, 5-5 ये तो 10 ये और 1000 वो 11000 का प्रॉफिट होगा। ये सीधा इसका कॉन्सेप्ट रहता है कि कीमत में जरा सा ही परिवर्तन हो उसके साथ भी पूर्ति में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये 4 मान्यताएं हमें याद रखनी है और परीक्षा में यदि पूछी जाती हैं तो लिखनी है। अब हम कर लेते हैं पूर्ति के नियम की व्याख्या कि पूर्ति का नियम जो लागू होता है उसके कारण क्या है। तो देखिए बड़े आसान है, जिस प्रकार से हमने पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझा था बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर समझ लेना है। कॉन्सेप्ट एक ही ध्यान रखना है, कौन सा वाला, जो हमने समझ लिया है, चाहे वह पूर्ति का कॉन्सेप्ट हो चाहे पूर्ति के नियम का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट एक ही है कि उत्पादक क्या सोचता है, अधिकतम लाभ कमाना, और लाभ उसे कब होगा, जब कीमत में वृद्धि होगी, कीमत में वृद्धि होगी तो फिर पूर्ति में भी वृद्धि होगी, दोनों जगह एक ही कॉन्सेप्ट है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए जब मार्केट में वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतों में वृद्धि होती है, तो जो उत्पादक होते हैं वह अपने स्टॉक से, जो वह उत्पादन करते हैं पहले उसका स्टॉक करते हैं, उससे कुछ मात्रा बाजार में बिक्री के लिए भेजते हैं, तो स्टॉक कम कर देते हैं और पूर्ति बढ़ा देते हैं, बाजार में वस्तुएं बिक्री के लिए अधिक पहुंचाते हैं, तो इससे पूर्ति में वृद्धि हो जाती है।
इसके बाद यदि उल्टा देखें, इसके विपरीत देखें, यदि कीमत में कमी हो जाएगी तो उत्पादकों के लाभ कम हो जाएंगे। लाभ कम होंगे तो फिर उत्पादक क्या सोचेंगे कि अभी स्टॉक करके रखो, बाजार में माल थोड़ा थोड़ा भेजो ताकि मांग बनी रहे, और जब कीमत बढ़ जाए तो हम माल फिर अधिक भेज देंगे। तो जब कमी होती है तो स्टॉक अधिक करते हैं, बाजार में बिक्री के लिए कम पहुंचाते हैं, तो पूर्ति में कमी आ जाती है। और कभी कभी यदि जो वस्तुएं हैं वह स्टॉक करने लायक हैं तो फिर बाजार से भी वस्तुएं स्टॉक कर ली जाती हैं, बाजार से स्टॉक अपना माल उठवा लिया जाता है और गोदामों में स्टॉक कर लिया जाता है। लेकिन ये संभव कब है? तब वस्तु नष्ट होने लायक ना हो। जैसे कि सब्जियां हैं, ये जल्दी नष्ट हो जाती हैं, इन्हें एक बार में नष्ट हो जाती हैं, मतलब कि इनका जीवन काल ज़्यादा समय तक नहीं रहता, इन्हें स्टॉक करके हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। तो यदि नष्ट ना होने वाली वस्तु है तो स्टॉक में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कीमत में वृद्धि होगी तो उत्पादक क्या सोचेंगे कि लाभ अधिक मिलेगा, तो उत्पादन के साधनों में वृद्धि करेंगे। उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी मतलब कि पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत देखिए, यदि कीमत कम हो जाएगी तो उत्पादन की जो लागतें हैं वह उत्पादकों पर अधिक होंगी। अधिक होंगी तो उत्पादक वर्ग को लाभ कम होंगे, तो वह उत्पादन कम मात्रा में करेगा। जैसे 20 लेबर लगा के रखी है तो फिर कम लेबर लगाएगा जब कीमत कम होगी, और अधिक होगी तो 20 लगा के रखिए तो 40 लगाएगा, उत्पादन और बढ़ाएगा। और जब कमी होगी कीमतों में तो फिर कम लेबर लगाएगा, कम उत्पादन करेगा, तो फिर पूर्ति भी कम होगी। इसके बाद तीसरा कारण देखिए, कीमतों में वृद्धि होती है तो उत्पादक को लाभ अधिक होने की संभावना अधिक दिखती है। इसलिए जिस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उस वस्तु विशेष का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है, और यदि वह अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो उनका उत्पादन कम कर देता है। कैसे कम कर देगा? क्योंकि उस पर जो साधन लगा के रखे हैं उस पर तो लाभ उतना ही हो रहा है जो कि फिक्स है। लेकिन जिस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है उसकी बिक्री यदि ज़्यादा होगी तो लाभ अधिक होगा। इसलिए लाभ अधिक होने की संभावना से अन्य वस्तुओं का उत्पादन कम कर देता है और वस्तु विशेष का उत्पादन अधिक कर देता है। इससे बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जो पूर्ति के नियम की व्याख्या करते हैं, और या फिर हम ये कहें कि जिनके कारण पूर्ति का नियम लागू होता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, एक बार और फिर से हम समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।